हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। इसी के इर्द गिर्द आज की चर्चा रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान है वो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राघवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रफत फातिमा है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, रफत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार है, राजनीतिक विश्लेषक है, निरंजन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, आपने सुन लिया। देखिए, दो चीजें हैं आज की चर्चा जो है वो, जाहिर सी बात है। अब देखिए, आप कोई भी अलग तरह का नैरेटिव सेट करके बता दे कि हम इस पर जाना चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव प्रचार थम गया तो हम, जाहिर सी बात है, जो अब तक बीता उस पर हम चर्चा करने बैठे हैं कि अब तक जो बीत गया, आज से शाम 5 बजे से पहले जो कुछ भी हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पोद्दार साहब, देखिए, एक तो नारों का शोर था और नारों में ताकत होती है, सभी लोग जानते हैं, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई जानता नहीं होगा, क्योंकि नारों से सरकारें बन गई, सरकारें गिर गई, और भारतीय जनता पार्टी भी उसी फेहरिस्त में है। दूसरी तरफ कांग्रेस, देखिए इतनी दूरी, मतलब उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां पर कांग्रेस ये चाहती है कि वो मजबूत हो, कांग्रेस ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में वापस जो है, जो एक जमाने में कांग्रेस का वर्चस्व था वो बरकरार हो। लेकिन अगर उपचुनाव नहीं लड़े तो आपने खुद देखा होगा कांग्रेस ने किस तरह से दूरी बनाई अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से। पोद्दार साहब, देखिए जितेश जी, आपका एक सवाल में मेरे हिसाब से कई जवाब है। इस एक सवाल में कई सवाल हैं जिनका एक जवाब में उत्तर पूरा नहीं होता है। हाँ, आपने एक सवाल ये किया कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की बात करी, देखिए निश्चित रूप से हम देख रहे थे कि पिछले कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश के पर 5 सीटों की दावा ठोक रही थी कि 10 में से 5 सीटें हम लड़ेंगे और हमें देनी पड़ेंगे, और उसके बाद में जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव परिणाम आए, चुनाव परिणाम के तत्काल बाद अगले दिन अखिलेश जी ने अपने आप 6 या 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया और कांग्रेस के लिए केवल 2 सीटें छोड़ी, और उन 2 सीटों के ऊपर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को हतप्रभ महसूस कर रही थी कि जो सीटें उनको ऐसा लग रहा था कि किसी सूरत में जीत नहीं सकते, तो उन्होंने ये बात कह दी कि ये 2 सीटें भी आप लड़ लीजिए, हम तो केवल त्याग की राजनीति शुरू करेंगे। तो वास्तविकता जानते हैं तो वास्तविकता ये है कि जिस गठबंधन की ये लोग बात कर रहे हैं वो गठबंधन ऐसा है, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। चाहे इसके अंदर मैं केरल की बात करूं, वहां पे भी आपने देखा होगा जो इनके इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं सीपीएम वाले, और किस तरीके से पिनराई विजन वहां पे इनको रोस्ट कर रहे हैं, सबको पता है। 2024 के चुनाव की बात करें, बंगाल में ममता बनर्जी इनकी गठबंधन की बहुत बड़ी भागीदार थी, लेकिन बंगाल के अंदर उन्होंने इनके साथ क्या सलूक किया कि 5 सीटें तक देने के लिए तैयार नहीं थी। कहने का तात्पर्य ये है कि अब अगर ये उत्तर प्रदेश में जाए, सभाएं करें, प्रचार करें, तो इसलिए करें किसने इनको बुलाया है, अखिलेश जी ने इनको न्योता दिया है, क्या वो ये ऐसा करें कि ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो ये तो कांग्रेस की स्थिति रही। बात आपने कहा नारों की बात, तो जितेश जी इस चीज को, ये चीज बिल्कुल सत्य है। आज भी पुरातन काल से, जब से दुनिया बनी है, और आपने देखा होगा हाँ। जब भी युद्ध होते हैं या संग्राम होते हैं, उनके अंदर नारों की और जयकारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हाँ। आज भी जब कहीं सेनाएं आपस में लड़ती है तो उस समय उनके नारों की और जयकारों की बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं ऊर्जा, अपने सैनिकों के अंदर या अपने कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा भरने के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं नारे और जयकारे। अब यहाँ पे जिस तरीके से एक नारा प्रचलित हुआ, कटेंगे तो बटेंगे, और उसके बाद में लगातार उसके काउंटर के अंदर अलग अलग नारे बनते आ रहे हैं, तो वो सबके सामने है राजनीतिक रूप से। लेकिन वास्तविकता ये है आदित्य जी कि जिस तरीके से आज मैं चुनावों को देख रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव और तत्काल बाद जिस तरीके से हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव और झारखंड, महाराष्ट्र और ये उपचुनाव, तो इन सारी चीजों का मूल्यांकन कर रहा हूं। आप थोड़ा सा समय दीजिए कि देखे बताइए। जिस तरीके से, हाँ, जिस तरीके से हरियाणा में लग रहा था भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हारने जा रही है, पिछड़ रही है, लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या है कि जो कांग्रेस की जो प्रॉक्सी संगठन है, या यूं कहें कि जो विपक्षी प्रॉक्सी संगठन है, चाहे इसके अंदर आप सज्जाद नोमानी को मान ले, चाहे आप जमीयत उलेमा को मान ले, चाहे आप तबलीगी जमात को मान ले, जिस तरीके से उन्होंने जाकर के वहां पे ध्रुवीकरण का परिणाम आपके सामने। आज महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनावों के अंदर कुछ ना कुछ समस्या महसूस कर रही थी या पिछड़ती हुई महसूस कर रही थी, लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या है
वास्तविकता ये है कि वहां पे जाकर के जिस तरीके से ऐलान जंग हुआ और कहा गया कि दीन के नाम पे सारे के सारे टिकट हो जाइए, तो उधर से जो नारा आया कटेंगे तो बटेंगे। इसमें समस्या उत्पन्न जितेश जी वहां होती है जब एक वर्ग लामबंद होकर के और उसके जो प्रोक्सी संगठन है, चाहे वो एनजीओ के नाम पे, चाहे वो जमात के नाम पे, चाहे वो तबलीगी के नाम पे, चाहे वो किसी भी संगठन के नाम पे, जब एक वर्ग को संगठित करता है तो दूसरा जो वर्ग है उसकी प्रतिक्रिया स्वयं की, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। तो उसके बाद में कटेंगे बटेंगे ये वाले नारे अपने आपको मैं बताऊं असरकारक हो जाते हैं। और आज जिस तरीके से आपने अभी शुरुआत अपने उद्बोधन में कहा कि वादे, मैं आपको बता रहा हूँ वादों के साथ इरादे, उसके अलावा आपने काम किया तो आपकी नीति, आपकी नीयत, आपका चरण, आपका आचरण, आपका चित्र, आपका चरित्र, आपके वचन, आपके प्रवचन, ये सारी की सारी चीजें गौण हो जाती है केवल और केवल ध्रुवीकरण, यानी कि भरमाना, ललचाना। जो समझाने की जो राजनीति होनी चाहिए, समझाने की राजनीति से मेरा मतलब ये है कि भाई पिछले 5 वर्ष में हमने ये काम किया, आगे अगर आप हमें अवसर देते हैं तो हम ये काम और करेंगे। और इसी तरीके से अगर अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन बताए कि इन्होंने ये काम नहीं किया, इन्होंने ये काम नहीं किया, अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम इन कामों के ऊपर ज्यादातर जनता का विश्वास जीतेंगे। और इस तरीके की जो राजनीति होनी चाहिए, समझाने की राजनीति होनी चाहिए, उसकी बजाय राजनीति का परिक्षेत्र हो जाता है भरमाना और ललचाना। इसके अंदर जिस तरीके से चाहे राजनीति, चाहे जातीय ध्रुवीकरण हो, चाहे धार्मिक ध्रुवीकरण हो, और उसके बाद में आजकल एक चीज और चल पड़ी है, वो है जो मुफ्त की रेवड़ियां, ये 2100 दे रहे हम 3000 देंगे, ये फलानी चीज दे रहे हम फटाखट करेंगे। तो ठीक है पोद्दार साहब, आता हूं मेरे हिसाब से राजनीति जो है डिवेल हो जाती है। पोद्दार साहब देखिए राजनीति जिस दिशा में जा रही है, हाँ मैं बात करूं जी, हाँ देखिए आज हमारी राजनीति जिस दिशा में जा रही है ना, जमाना आज 21वीं सदी यानी कि 2024 में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी राजनीति आज भी रिवर्स गियर में चल रही है। आज भी हमारे यहाँ जिस तरीके से राजनीति में एक थोड़ा सा आपको अतीत में लेके चलता हूँ, 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए और राजनीति के केंद्र बिंदु बने, तो उन्होंने लोगों को बहुत सारी चीजें समझाई कि हमें कैसे कैसे डेवलपमेंट करना, हमें कैसे कैसे काला धन लाना, हमें कैसे भ्रष्टाचार को रोकना है, कैसे सारी चीजें करनी है। लेकिन वास्तविकता क्या हुई? वास्तविकता ये है कि आज 10 वर्ष बाद में वो सारे के सारे मुद्दे हट करके अगर आज वो कटेंगे बटेंगे, भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, गजवा हिंद बनेगा, फलाना बनेगा, आज अगर राजनीति इस दिशा में जा रही है तो मेरा ये मानना है कि राजनीति कहीं ना कहीं रिवर्स गियर में जा रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा सन 1995 में भारत के अंदर तो मोबाइल सेवा शुरू हुई थी, तो F4 सिमंस एक मोबाइल आया करता था और उसके अंदर टेक्नोलॉजी केवल इसी से फोन मिलाने की और फोन काटने की। आज जहां पे मामला इतना अपग्रेडेड हो गया कि 16 करोड़ लोगों के पास आ गया, लेकिन हमारी राजनीति आज भी सन 1972 की बात कर रही है। आज भी हम उसी बात कर रहे हैं कि कोई पीडीए की बात कर रहा है, कोई अगड़ों की बात कर रहा है, कोई कह रहा है इकट्ठे हो जाओ, कोई कह रहे बटो मत, कोई कह रहे कटो मत। मैं सारे पक्षों की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर पक्ष विपक्ष में सबको साथ में लेकर चल रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे एक बात बताइए जितेश जी, आज क्या आवश्यकता है इन चीजों की? और जो अभी बात कर रहे थे पीडीए की, देखिए मैं आपको एक निश्चित बता रहा हूँ कि राजनीति का कंसेप्ट ही ये गलत है। वरना ये बताइए जो सन 1952 से जब हमारे देश के अंदर पहला चुनाव हुआ, स्वदेशी सरकार बनी, उसके बाद में लगभग आप ये समझ लीजिए 72 वर्ष इस देश को हो गए, 3 पीढ़ियां लगभग बीत गई। उसके बाद में भी अगर यहाँ पे 85% की जनसंख्या गरीबी है, गरीबी का सामना कर रही है, कुपोषण का सामना कर रही है, अशिक्षा का सामना कर रही है, और तमाम राजनीतिक दल, इसके अंदर आप किसी को भी असुविधा नहीं कह सकते, किसी ना किसी कालखंड में वो सत्ता में रहे, सरकार में रहे। यानी कि कहने का तात्पर्य ये फिर भी आपकी सारी चीजें नहीं कर पा रहे। सन 1972 में गरीबी पे चुनाव लड़ा गया, महंगाई बेरोजगारी पे चुनाव लड़ा गया, 2024 में लोग के वही मुद्दे। तो कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं हमें उस पर के सोचना चाहिए कि हमारा जो कंसेप्ट है, चाहे इसके अंदर आप पीडीए की बात करें, चाहे अगड़े पिछड़े की बात करें, चाहे आप हिंदू तो मुसलमान की बात करें, चाहे तमाम राजनीतिक दलों के अलग अलग के जो ध्रुवीकरण में उसकी बात कर रहा हूँ। आपको सोचना ये चाहिए आसक्त और सशक्त, कि लोग आसक्त हैं तो क्यों है, सशक्त बनेंगे तो कैसे बनेंगे। योग्य और भोग्य इन दोनों के बीच में आपको समझना पड़ेगा कि लोगों को आप ये कहें कि हम आपको
सिलेंडर मुफ्त दे देंगे, हम आपको फलानी चीज दे देंगे। अरे हाँ। भाई, आप उनको योग्य बनाने की प्रक्रिया चालू कीजिए, ताकि वो आदमी वो फ्री के बजाय वो 3,000 का सिलेंडर खरीदने के लिए सफर तैयार हो जाए। लेकिन हमारी राजनीति ने कभी भी इस दिशा में काम नहीं किया। हमारी राजनीति आज भी चुनाव जीतने के लिए चाहे लोगों को बांटना पड़े, चाहे जातियों में बांटना पड़े, चाहे धर्मों में बांटना पड़े, और इसके अंदर सबसे बड़ा जो कारण है, हाँ। उसके अंदर कहीं ना कहीं समाज के कुछ तबके हैं। जी। जैसे मैं अभी पूर्व में निवेदन कर रहा था कि अगर मान लीजिए समाज का एक तबका अगर एक प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा, तो उसकी क्रिया दूसरे समाज उसी तरीके से करेगा। तो केवल को मेरे हिसाब से आज जनता के भले के लिए किस जनता को कैसे शिक्षित किया जाए, जनता को कैसे सामर्थ्यवान बनाने के लिए योग्य किया जाए, लोगों को कैसे आगे बढ़ाने के देश। हाँ। जब व्यक्ति आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार ये सोचे कि हम किसी को फ्री में बांट देंगे, हम इसका लाभ कर देंगे। अब ये पीडीए की बात कर रहे हैं। हाँ। मुझे एक बात बताइए, और यार इसके अंदर आप मुसलमानों की भी बात ले लीजिए। हाँ। आप मुझे एक बात बताइए, क्या उनके अंदर सामर्थ्यवान सशक्त और आसक्त लोग नहीं है क्या? हाँ। मुसलमानों में कुछ लोग सशक्त है, कुछ आसक्त है, अगड़ों के अंदर कुछ सशक्त है, कुछ आसक्त है, पिछड़ों में कुछ सशक्त है और आसक्त है। तो आप ये बात कीजिए कि जो आसक्त है उनको हमें सशक्त बनाना है। हाँ। तो सशक्त बनाने के लिए आप ये कहें कि हम उनको ये दे देंगे, वो दे देंगे। आप केवल उनको एक चीज दे दीजिए, और वो ये है कि उनको योग्य बना दीजिए। हाँ। उनको अवसर दे दीजिए, उनको शिक्षा दे दीजिए, ताकि वो अपने रास्ते अपने आप तय कर लेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, केवल और केवल ये प्रकरण केवल और केवल भरमाने और ललचाने की राजनीति चल रही है। जबकि मेरे हिसाब से, मैं बार बार कह रहा हूं ठीक। कि राजनीति होनी चाहिए समझाने की। ठीक, पोद्दार साहब एक फाइनल कमेंट 30 सेकंड प्लीज। मेरा ये मानना है कि जनता जो है वो बहुत समझदार है, और जिस तरीके से अब जुमा 4 दिन बचे हैं, अब वो कहते हैं ना कि अब 4 दिन भी नहीं बचे, तो 2 ही दिन बचे। 20 तारीख को चुनाव होना है उत्तर प्रदेश का और महाराष्ट्र का, और झारखंड का फाइनल। तो उसके बाद में 5 दिन के अंदर परिणाम आने, सबको पता हाँ। चल जाएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस चीज का हुआ। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा सोचने का विषय अपोजिशन के लिए है, क्योंकि अपोजिशन केवल और केवल भरमाने की, और जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजनीति का ध्रुवीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है, इस चीज को सोच के चलना चाहिए। 2024 के अंदर जब बात हुई थी काम पे, जब बात हुई थी लोगों के रोजगार पे, जब बात हुई थी महंगाई पे, और उस समय जिस तरीके से ये अब जो मुल्ला मौलवी मौलाना ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपर अफवाह करने के लिए जो निकल रहे हैं चुनाव के, तो उस समय हाँ। ये नहीं निकले थे। हाँ। तो जनता कहीं ना कहीं उस समय अपने मत का प्रयोग किया था, न कि ध्रुवीकरण का प्रयोग हुआ था। हाँ। लेकिन वास्तविकता ये है कि मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर नौमानी पहुंच गए, या ये जब्बात पहुंच गए, या जिस तरीके से वहां पे ये जाकर के ध्रुवीकरण करे, दीन के नाम पे इकट्ठा हो जाइए, तो वहां तो जो मुद्दों की बात है वो तो पीछे रह गई, केवल ध्रुवीकरण की ठीक है। राजनीति शुरू हो गई। पोद्दार साहब समय की कमी है, ठीक है, ओके।